आज के क्लास में हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले क्लास हम लोगों ने जनरल मीटिंग खत्म कर रखा है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इसी के साथ हम लोग करेंगे क्या क्या करेंगे, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। ओके, हम लोग देखेंगे पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल मीटिंग ऑफ मेंबर्स, फिर पेनल्टी सेक्शन देखेंगे, फिर डिफरेंस बिटवीन सब्सिडरी कंपनी एंड होली ओन सब्सिडरी भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे एजीएम एंड ईजीएम का पूरा मैंने ये चार्ट बना के रखा है आपके लिए, ये मैं आपको सिखा दूंगा। ये क्या है सर चार्ट? ये एक्चुअली ना एजीएम एंड ईजीएम के बीच में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार एजीएम कौन सी जगह पे करे, ईजीएम कौन सी जगह पे करे, एंड ईजीएम का टाइम क्या होना चाहिए, एजीएम का टाइम क्या होना चाहिए, अगर रिक्वेशनिस्ट ने बुलाया एजीएम तो कहाँ पे होना चाहिए एंड ऑल दैट। सो ये मैंने चार्ट बना के रखा है, आप लोग क्या ज़िंदगी आसान हो जाएगा सो दैट आप इस चार्ट को अच्छे से नोट डाउन कर लें एंड यहाँ से कर सकते हो आप आराम से। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेक्शन 108 करेंगे। ओके, उसके बाद जो हम लोग करेंगे यहाँ पे होगा सेक्शन 101। ओके, 101 है अपना नोटिस, तो नोटिस करेंगे। यार ये जो नोट्स ना मैं कल सुबह तो कह नहीं सकते, आज सुबह मैं लगभग 4 बजे, 4 नहीं 3:30 बजे से मैं नोट्स बना रहा था, इसलिए मतलब रात को ही मैंने सोया नहीं था। 4 साढ़े 4 बजे 5 बजे तक मैंने नोट्स वगैरह बनाया, फिर मैंने सोया। तो इसलिए थोड़ा जो है मेरे को लग रहा है मैंने मिस्टेक कर दिया सेक्शन नंबर लिखने में। यहाँ पे कितनी रात में जग जग के नोट्स बनाना हमारे स्टूडेंट्स के लिए, प्यारे स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा सुनो भाई मेरे, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो नोट्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ना, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। स्टूडेंट्स बहुत बार पूछते हैं सर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा? हाँ, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैनल है भाई मेरे, जाके सिर्फ ज्वाइन करना है और कुछ नहीं। सबसे पहले देखेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होता क्या है सर, समझाओ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, सबसे पहले समझ लो ये चीज़, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में सुनो। नॉर्मली आपको हमने बता रखा है कि भैया मीटिंग जो है कंपनी का, जो ये जो मीटिंग होता है ना कंपनी में, जो मीटिंग होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है एजीएम जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, दूसरा होता है ईजीएम। ईजीएम इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, सेक्शन 100। यह है सेक्शन 100, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ओके अच्छा सर ये सेक्शन 100 है, हाँ ये सेक्शन 100 है। सुनो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है ना, ये नॉर्मली साल में इसका कोई टाइम टेबल नहीं है कि भैया साल में इस टाइम पे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कर सकते हो, तो इसका कोई टाइम टेबल नहीं रहता है। ये कभी भी कर सकते हो आप, मतलब टाइम टेबल इन अ सेंस कि टाइम तो है कि कौन से टाइम में आप करोगे, मतलब लेकिन कितने बार करना है, कौन से महीने में करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे एजीएम का है कि 15 महीने के अंदर अंदर करना है, ठीक है, 15 महीने 6 महीने 9 मंथ, ये सब हमको अपने को कैलकुलेट करना पड़ता है। फार्मूला भी दे रखा है मैंने, तो वैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी नहीं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग मतलब जब भी दरकार पड़े तब आप बुला सकते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग नॉर्मली बोर्ड बुलाता है। कौन बुलाता है? बोर्ड बुलाता है, बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुलाते हैं। उसके अलावा और एक इंसान बुला सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा, वो है रिक्वेशनिस्ट वो बंदे होते हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं कंपनी के बोर्ड को रिक्वेस्ट करते कि भैया अपने को कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना है, आप ईजीएम बुलाओ कंपनी का। तो उसके बाद बोर्ड जो है फिर वो बुलाता है ईजीएम। समझ में आ रहा है? एक तो बंदा बुला सकता है, कौन बताओ? एक बंदा बुला सकता है अपना प्यारा सा बोर्ड, दूसरा बंदा जो बुला सकता है रिक्वेशनिस्ट रिक्वेस्ट करता है बोर्ड को कि भैया मेरे को चाहिए होगा, प्लीज़ जो है आप देख दीजिए एक बार, मेरे को ईजीएम बुलाते हैं। अब सोचो, ये जो रिक्वेस्ट करते हैं ये मामूली इंसान तो हो गए नहीं। आप और मैं अगर पकड़ लो जाते हैं रिलायंस के पास एंड कहते हैं कि सर मेरे को ईजीएम जो है ना वो करना है, ईजीएम जो है वो बुलाओ, मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना है। तो रिलायंस वाला बंदा पूछेगा आपको, मुकेश अंबानी पूछेंगे आपको कि भैया तुम हो कौन भाई मेरे, तुम हो कौन? आप बोलोगे मैं शेयर होल्डर हूँ। तो फिर मुकेश भाई पूछेंगे आपके शेयर होल्डर हो? बहुत बढ़िया बात है, शेयर होल्डर हो, मतलब बवाल बात है जो कि आप शेयर होल्डर हो।
लेकिन एक चीज़ बताओ मुकेश, एक चीज़ बताओ, ठीक है, राज है एक बंदा, अरे बाप रे, एक सेकंड रुक जाओ। राज जो है ना वो एक बंदा है, राज एक बंदा है, वो गया अंबानी के पास, BANI। ये जो अंबानी है ये रिलायंस का जो है मालिक, और आप रिलायंस का शेयर होल्डर। सर कहाँ तो जाता है कि जो शेयर होल्डर है वही मालिक होता है, आप भी मालिक हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप गए अंबानी के पास, आप हो रिक्वेस्टनिस्ट, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो अंबानी को कि EGM बुलाओ, तो क्या हर एरा गैरा नत्थु कैरा का बात जो है वो मानना पड़ेगा अंबानी को? नहीं, नहीं भाई मेरे, तुम हो कौन, तुम्हारा बात नहीं माना जाएगा। तो सर किसका किसका बात माना जाएगा, कौन बन सकता है रिक्वेस्टनिस्ट, वो बताओ। देखो रिक्वेस्टनिस्ट बनते हैं पावरफुल लोग, जैसे KGF में एक डायलॉग है, पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। फिर सेकेंड पार्ट में उन लोगों ने डायलॉग चेंज कर दिया, बोले कि पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल। तो यहाँ पर पावरफुल पीपल चाहिए होता है, प्लेस का कोई दरकार नहीं है, पीपल चाहिए होता है। अब वो कौन से पावरफुल है, पावरफुल पीपल है, पावरफुल पीपल वो है जिनके पास 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल, वो बन सकते हैं रिक्वेस्टनिस्ट। लेकिन सर सुनो ना, मेरा कंपनी जो है ना वो गारंटी कंपनी है, वहाँ पे शेयर कैपिटल वाला कोई सीन ही नहीं है सर, शेयर कैपिटल नहीं है, वो गारंटी दे के चलता है वो कंपनी। तो 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर, अगर आप ऐसे शेयर होल्डर हो जिसके पास 1/10 पोर्शन का पेड अप शेयर कैपिटल है, अगर 100 शेयर्स है, 100 शेयर्स में से 10 शेयर आपका है कंपनी में, ठीक है, या तो आप वोटिंग पावर होल्ड कर रहे हो, 1/10 का वोटिंग पावर होल्ड कर रहे हो कंपनी में, तो भैया आप हो पावरफुल पीपल। आप कौन हो? पावरफुल पीपल। समझ में आ रहा है? हाँ जी, आप हो पावरफुल पीपल। अब ये जो पावरफुल पीपल है यही बुला सकता है, ये रिक्वेस्ट कर सकता है बोर्ड को कि भैया बुलाओ ना, बुलाओ ना। सर एक चीज़ बताओ, मैं अकेला, मेरे पास तो 1/10 नहीं है, मेरे 5 फ्रेंड है, राम श्याम जोदू मोदू, ठीक है, राम श्याम जोदू मोदू, और 5वें का नाम है सीमा, ठीक है, तो 5 फ्रेंड्स हैं। अब क्या हम लोग इन टोटल जो है अगर 1/10 होल्ड कर रहे हो तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एज अ ग्रुप जाओ या फिर आप इंडिविजुअल जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि आप पावरफुल पीपल होना चाहिए। कि कौन सर, कैसे पावरफुल सर? अगर आपके पास 1/10 पेड अप शेयर कैपिटल है या फिर 1/10 वोटिंग पावर है कंपनी में, तो आप पावरफुल पीपल हो, तो आप जा सकते हो, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो बोर्ड को। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो 2 प्रकार से हम लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करते हैं, एक है BOD, दूसरा है रिक्वेस्टनिस्ट। एक है BOD, दूसरा है रिक्वेस्टनिस्ट। एक है BOD, दूसरा है रिक्वेस्टनिस्ट। समझ में आ रहा है? एक है BOD, दूसरा है रिक्वेस्टनिस्ट। बात ज़्यादा बढ़ गया ना तो ट्रिब्यूनल भी आ जाता है पिक्चर में। ट्रिब्यूनल भी पिक्चर में आ जाता है। क्यों सर? क्योंकि पावरफुल पीपल जो है ना, उनने बोला था बोर्ड को बुलाओ, लेकिन बोर्ड ने बुलाया नहीं, बोर्ड ने इग्नोर मार दिया। तो पावरफुल पीपल जाएगा ट्रिब्यूनल के पास, और ट्रिब्यूनल डायरेक्ट करेगा बोर्ड को, ओए ओए बुला, मीटिंग बुला। या तो ट्रिब्यूनल डायरेक्ट करेगा बोर्ड को, बोलेगा मीटिंग बुला, या तो ट्रिब्यूनल इन पावरफुल पीपल को डायरेक्ट बोल देगा तुम जाके कर लो मीटिंग, तुम जो भी डिसाइड करोगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में वो कंपनी के ऊपर थोप देंगे हम लोग। जो भी डिसाइड करोगे, जो कुछ भी, फर्क नहीं पड़ता, जो कुछ भी, तुम जाके कर लो मीटिंग, ठीक है, ऐसा। तो भैया बहुत दिक्कत वाला बात है ना। तो ये ट्रिब्यूनल का जो पोर्शन है, ये अपने AGM का जो ट्रिब्यूनल वाला था वो EGM का सेम टू सेम है, ठीक है, इनका प्रोविजंस। अच्छा, इतना आपको समझ में आ रहा है? ओके। ये जो रिक्वेस्टनिस्ट है ना, ये जब मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट करेंगे ना, तो उनको मेंशन करना होगा कि किस बात के लिए आप जो है, किस बात के लिए आप बुला रहे हो मीटिंग, उनको मेंशन करना पड़ेगा। क्या समझ में आ रहा है? किस बात के लिए आपको मीटिंग करना है, उनको मेंशन करना होगा। समझ में आ रहा है? अगर मेंशन नहीं किया तो नहीं करेंगे मीटिंग। मेंशन करो, बताओ किस रीज़न के वजह से। हम लोग ऐसे थोड़ी ना मीटिंग बुलाएंगे। सर पकड़ लो सर कि
पावरफुल पीपल ने बोर्ड को बोला कि मीटिंग करो, लेकिन बोर्ड ने मीटिंग नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, तो वो लोग गए ट्रिब्यूनल के पास, है ना। तो क्या फिर सर ट्रिब्यूनल हमको बोल सकते हैं मीटिंग कंडक्ट करने के लिए? हाँ, ट्रिब्यूनल आपको बोल सकता है। सर खर्चा पानी इतना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, फिर क्या करे? ट्रिब्यूनल ये डायरेक्ट करेगा तुम जाके मीटिंग कंडक्ट कर लो, जो भी खर्चा होगा एक्सपेंस वो कंपनी तुमको रिइम्बर्स कर देगा, रिइम्बर्स कर देगा कंपनी, तुमको रिफंड कर देगा। समझ में आ रहा है? जितना भी तुम्हारा रीजनेबल खर्चा हो रहे हो वो, समझे? हाँ जी, हाँ। और ये जो खर्चा कंपनी जो रिइम्बर्स करेगा ना, ये उन्हीं डायरेक्टर्स के फीस में से कटेगा, उन्हीं बीओडी के फीस में से काट लेगा कंपनी। समझ में आ रहा है? हाँ जी, बीओडी के फीस में से काट लेगा। इतना ब्यूटीफुल चीज़ है सर। हाँ, एक बार ऊपर जाए हम लोग। हाँ सर, ऊपर जाते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, किस बात का वेट कर रहे हो तुम? महादेव से डरो थोड़ा, फटाफट कर लो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर लो भाई मेरे। थैंक यू सो मच। लाइक कर लिया वीडियो को? लाइक करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचेगा ना भाई मेरे। अगर लाइक ही नहीं करोगे, वीडियो देख के चले जाओगे, इसका मतलब क्या बेईमान हो भाई मेरे? तुम तो हो बेईमान। हम रात रात भर के जग के तुम्हारे लिए इतना करते हैं और तुम निकलते हो बेईमान। तो अपने आप से पूछना कि आप सही करते हो कि नहीं। फटाफट कर लो वीडियो को लाइक, एंड दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर लेना, सारे फ्रेंड्स कम्युनिटी ग्रुप्स में शेयर कर लेना, क्योंकि भैया ये फ्री का नॉलेज मिल रहा है, लेकिन लाखों का नॉलेज है, आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लेक्चर्स खरीद के पछताओगे कि सर मैंने क्यों खरीदा वो सारा लेक्चर्स, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और यहाँ पर आके आपको पूरा रामबाण इलाज मिलेगा, ठीक है, तब जाके आपको रियलाइज़ होगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में चेक कर सकते हो, जो कि स्टूडेंट्स कह रहे सर एक्सपेंसिव लेक्चर्स लेकर भी समझ में नहीं आया, आपका जहाँ यहाँ पे जो समझ में आ रहा है। तो यही बात है भाई मेरे, हमारे चैनल का मोटिव क्या है? ओनली कंसेप्ट, नो बकवास। चलो स्टार्ट करते भाई मेरे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर बीच बीच में जो आप बकवास करते हो, भैया वो बकवास नहीं है, वो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। चलो, जो 1 घंटे का लेक्चर होना चाहिए ना, उसको मैं 2 घंटे स्ट्रेच नहीं करता, सीधी बात, ठीक है। अच्छा, आ जाओ। पहले क्या लिखा है? द बोर्ड में वेन एवर इट डीम्स फिट कॉल एन ईजीएम, जब भी बोर्ड को सही लगे ईजीएम बुलाएगा। द बोर्ड शैल कॉल एन ईजीएम ऑन रिक्विजिशन ऑफ द मेंबर्स, जिसको हम लोग कहते हैं रिक्वेशनिस्ट, ठीक है। मेंबर्स ने रिक्वेस्ट किया तो बुलाएंगे। होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, एंड इन केस ऑफ कंपनीज हैविंग नो शेयर कैपिटल 1/10 ऑफ वोटिंग पावर, देन 1/10 ऑफ वोटिंग पावर, ठीक है, देन 1/10 ऑफ वोटिंग पावर तो होना चाहिए। फिर क्या बोले सर? फिर बोले मेंबर्स रिक्वेस्टिंग फॉर ईजीएम मस्ट डिस्क्लोज द रीजन फॉर ईजीएम, कि क्यों भैया ईजीएम क्यों करवाना चाहते हो। मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग पावर कैन राइट अ रिटन रिक्वेस्ट, भेजेगा ना, कहाँ पे? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे। एंड देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो क्या करेंगे? जैसे ही उनको नोटिस मिलेगा, जैसे ही उनको ये रिटन रिक्वेस्ट मिल जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट टेक स्टेप्स विद इन 21 डेज, 21 डेज के अंदर अंदर उनको स्टेप लेना है, जैसे कि नोटिस वगैरह भेजना है मीटिंग का वगैरह वगैरह, सो दैट वो मीटिंग कंडक्ट हो पाए 45 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। 45 डेज के अंदर अंदर मीटिंग कंडक्ट हो पाए, 21 डेज के अंदर अंदर स्टेप लेंगे, जिससे 45 डेज के अंदर अंदर मीटिंग कंडक्ट हो पाए। अगर फेल हो गया, अगर फेलिंग विच अगर बोर्ड ने कंडक्ट नहीं करवाया, विच रिक्वेशनिस्ट जो है ना कैन देमसेल्फ कॉल द मीटिंग विद इन 3 मंथ्स, तो 3 महीने के अंदर अंदर रिक्वेशनिस्ट खुद मीटिंग बुला सकता है, खुद मीटिंग कंडक्ट कर सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है? बोर्ड पहले तो भैया बोर्ड को मिल गया अपना रिटर्न रिक्वेस्ट, तब बोर्ड को 21 दिन के अंदर अंदर 21 डेज के अंदर अंदर उनको कोई स्टेप्स लेना है मीटिंग का, जैसे कि नोटिस वगैरह भेजना, सो दैट मीटिंग 45 डेज के अंदर अंदर कंडक्ट हो जाए। और अगर नहीं हो पाए तो अगले 3 महीने के अंदर अंदर जो है आप मतलब कौन रिक्वेशनिस्ट जो है वो खुद से मीटिंग बुला सकता है। अब ये जो हम लोग 21 डेज 45 डेज 3 मंथ्स का कैलकुलेशन करेंगे ना, ये सब कैलकुलेशन होगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्न रिक्वेस्ट, जिस दिन रिटर्न रिक्वेस्ट भेजा गया ना, उस दिन से हम लोग कैलकुलेट करेंगे 21 डेज, उस दिन से हम लोग कैलकुलेट करेंगे हम लोग 45 डेज। तो 45 डेज तो 21 डेज के बाद स्टार्ट नहीं हो रहा है, 45 डेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
3 मंथ्स 45 डेज एक्सपायर होने के बाद स्टार्ट नहीं हो रहा है, 3 मंथ स्टार्ट हो रहा है रिटर्न रिक्वेस्ट से। समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ सर, ये तो ईजी है, आगे बढ़ो ना सर। एनी रीजनेबल एक्सपेंस, रीजनेबल एक्सपेंस यहाँ पर क्यों लिखा गया है समझो। आप करवा रहे हो क्या? आप करवा रहे हो ईजीएम, क्योंकि कंपनी नहीं बुलवाया, आप और रिक्वेस्टनिस्ट आप बुला रहे हो ईजीएम, तो वहाँ पे एक्सपेंस होगा। जैसे कि सर, जैसे कि टेबल चेयर वो मंगवाना पड़ेगा भाड़े पे, है ना, लोगों को जो है नोटिस देना पड़ेगा वगैरह वगैरह, ये सब कुछ करना पड़ता है। अब सुनो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया आप लोग जो है एक दिन के लिए मीटिंग कंडक्ट कर लो, अपने आप चेयरमैन जो है सिलेक्ट कर लिए, आप कोई आ रहा है हेलीकॉप्टर से, कोई आ रहा प्राइवेट जेट से, पूरा खर्चा दे रहे हो आप कंपनी के ऊपर, तो ऐसा नहीं हो सकता। रीजनेबल एक्सपेंस बताए यहाँ पे, ठीक है, जो मीटिंग कंडक्ट करने में खर्चा होता है वो नॉर्मल खर्चे, रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कॉलिंग द मीटिंग शैल बी रीइंबर्स्ड, वो रीइंबर्स्ड हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा बाय द कंपनी टू द रिक्वेस्टनिस्ट, एंड द सम सो पेड, जो भी पैसा हम लोग पे करेंगे, शैल बी डिडक्टेड, वो डिडक्ट हो जाएगा फ्रॉम फीस एंड रेम्यूनरेशन पेबल टू सच डायरेक्टर हु वेर इन डिफॉल्ट इन कॉलिंग द मीटिंग। तो उन डायरेक्टर्स के रेम्यूनरेशन एंड फीस से काट लेंगे हम लोग जो डायरेक्टर्स फेल हो चुके थे, जो डायरेक्टर्स बताओ ना फेल हो चुके थे, किसका फेल, कैसा फेल? पर सर जो डायरेक्टर्स फेल हो चुके हैं मीटिंग बुलवाने के लिए, समझ में आ रहा है? प्रोवाइडेड दैट एन ईजीएम ऑफ अ कंपनी अदर देन दी होली ओन सब्सिडरी, सुनो अच्छे से, प्रोवाइडेड दैट एन ईजीएम ऑफ अ कंपनी other than the wholly owned subsidiary of a company incorporated outside India shall be held at a place within India। तो EGM कहाँ पे होगा? बोले इंडिया में। अदर देन एक कंपनी, एक टाइप ऑफ कंपनी के अलावा, वो कौन सा टाइप ऑफ कंपनी है? होली ओन कंपनी, जिसका होली ओन कंपनी, ठीक है, देखो, एक होली ओन कंपनी ऑफ होली ओन सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुआ है आउट ऑफ इंडिया। आप एक होली ओन्ड सब्सिडरी हो किसी कंपनी का जो कि बाहर देश का कंपनी है। समझाता हूँ मैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डिफरेंस लिखवाया। सब्सिडरी क्या है सर, होली ओन्ड सब्सिडरी क्या है सर, समझाओ। देखो, 2 प्रकार के कंपनीज हो सकते हैं, एक होता है पेरेंट कंपनी, दूसरा होता है सब्सिडरी कंपनी। पेरेंट कंपनी मतलब वो कंपनी जो आपका माई बाप, पेरेंट मतलब समझ में ना, तुम्हारा माई बाप, तुम्हारा जन्मदाता, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा पेरेंट्स कौन है? तुम्हारा मालिक है। तो उसी ही प्रकार से पेरेंट कंपनी मतलब मालिक कंपनी, सब्सिडरी मतलब तुम उनका बच्चा, सब्सिडरी मतलब बच्चा कंपनी। अब बच्चा देखो 2 प्रकार का हो सकता है, एक तो हो सकता है अडॉप्टेड, दूसरा हो सकता है आपका ओन ब्लड। कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मैं क्या मानता हूँ मेरी लाइफ में, एक चीज़ मैं समझाता हूँ। मैं अपने खून के लोगों से ज़्यादा मैं खुद रिलेशन बनाता हूँ किसी भी दोस्त के साथ, ठीक है, या फिर किसी भी लोग के साथ, किसी भी इंसान के साथ जो कि मतलब मेरे खून का है ही नहीं, मेरे ख़ानदान का है ही नहीं, उनके ऊपर मैं ज़्यादा ट्रस्ट कर सकता हूँ। देखो, मेरा जो ट्रस्ट लेवल है, मेरा जो दोस्ती है, या फिर मैं जो बिजनेस करता हूँ, मैं जो फ्रेंड्स बनाता हूँ, या फिर मैं जो कुछ भी करता हूँ, ठीक है, इट नेवर रिवॉल्व्स अराउंड माई ब्लड। ओके, कि भैया ये मेरा भाई है, ये मेरा कज़न है, इसको रख लेते, इसको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते, दूसरे इंसान को ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसको ट्रस्ट। भैया इस चीज़ से निकल जाओ, जितना जल्दी निकल पाओगे ना उतना अच्छा है। इंसान को ट्रस्ट तभी कर सकते हो जब वो लायक होगा, इसके लिए नहीं क्योंकि वो आपका खून है। ये समझा देता हूँ मैं आपको, समझ में आ रहा है? जो कोई भी हो जाए, मैं अपने पेरेंट्स को एडवाइस करता हूँ, क्योंकि हम हैं 2 भाई, मैं अपने पेरेंट्स को एडवाइस करता हूँ। ये हो सकता है कि मैं आपका खून हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा सही रहूँगा और दूसरा गलत, ठीक है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब कभी भी आपके समय पे कोई विपत्ति आएगा या फिर कोई क्वेश्चन आएगा कि कौन सही है और कौन गलत है, इसका मतलब मैं आपका खून हूँ, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सही हूँ और दूसरा पार्टी गलत। आपको जांच पड़ताल करना होगा। उसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। अडॉप्टेड एंड ओन ब्लड क्यों लिखा मैंने, समझो। सब्सिडरी अडॉप्टेड मतलब इसका डीएनए किसी और से है, इनका डीएनए किसी और से है, तो मतलब पूरा तो नहीं है, पूरा तो पेरेंट कंपनी का नहीं, मालिक का तो पूरा नहीं है, 50% से ज़्यादा हो सकता है, मोर देन 50%।
ठीक है, मोर देन 50% से ज़्यादा है तो सब्सिडरी है। ओन ब्लड मतलब हुल्ली ओन्ड है, पूरा पूरा जो है ये मैंने ही बनाया है, मेरा ही खून से है, समझ में आ रहा है, तो ये 100% है, यही है। एक होता है सब्सिडियरी, दूसरा होता है हुल्ली ओन्ड सब्सिडियरी, WOS, हुल्ली ओन्ड सब्सिडियरी। तो सब्सिडरी मतलब 50% से ज़्यादा का आपको, आपके पास उसका पूरा मतलब श्रेय जाता है, आपका अधिकार है उसके ऊपर 50% से ज़्यादा। ओन ब्लड मतलब पूरा 100%, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, देखो कोई भी पेरेंट कंपनी जब कभी दूसरे कंपनी का 50% से ज़्यादा का शेयर खरीद लेता है ना, वो बन जाता है सब्सिडियरी कंपनी। और कोई भी पेरेंट कंपनी किसी भी कंपनी का 100% शेयर अगर खरीद लेता है ना, तो बन जाता है, वो बन जाता है क्या बताओ, वो बन जाता है हमारे होल्ली ओन सब्सिडियरी कंपनी। होल्ली ओन मतलब पूरा पूरा ओन किया है आपको, पूरा ओन किया है आपको हमने, तो यही बात है। देखो पेरेंट कंपनी मोर देन 50% शेयर होल्डिंग, 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है पेरेंट कंपनी का इस कंपनी में, तो ये बन जाएगा सब्सिडियरी कंपनी। पेरेंट कंपनी होल्डिंग 100% शेयर्स, तो ये बन जाएगा होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी। पेरेंट एंड सब्सिडियरी का मतलब समझ में आ रहा है, ये पेरेंट मतलब माता पिता, ये उसका बच्चा, समझ में आ रहा है, ओके। अब देखो, प्रोवाइड दैट ईजीएम ऑफ अ कंपनी अदर देन होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी, उस कंपनी को छोड़ के जो कि होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी है, किसका, होल्ली ओन्ड बच्चा है किसका, पूरा बच्चा है किसका, बच्चा है एक ऐसे कंपनी का, ऑफ ए कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुआ हो इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ हो, ऐसा। तो ऐसे तो मतलब हज़ारों कंपनीज है, कोका-कोला है ना, फिर आपका जो है हमारे अगर एप्पल का कंपनी के बारे में बात करूँ, एप्पल जो अभी इस्टेब्लिश हो रहा है इंडिया में, वैसे हज़ारों कंपनीज है जो कि फॉरेन कंपनी है, फॉरेन चीज़ है, ओके। तो वैसे ही फॉरेन कंपनी का बच्चा, सुनो अच्छे से सुनो, फॉरेन कंपनी का बच्चा कहाँ पे ईजीएम करेगा, फॉरेन कंपनी का बच्चा भैया वर्ल्ड में कहीं पे करेगा ना, वर्ल्ड में कहीं पे करेगा ईजीएम। फॉरेन कंपनी का बच्चा हॉलीडे कहाँ पे मनाएगा, सुनना, फॉरेन कंपनी, फॉरेन पेरेंट्स का बच्चा, फॉरेन है उसका, फॉरेनर है उसका पेरेंट्स, वो कहाँ मनाएगा उसका हॉलीडे, समर वेकेशन, इंडिया में किसी कोने में, हाँ इंडिया में मना सकता है, वर्ल्ड के किसी कोने में मना सकता है, क्योंकि पूरा कंपनी, पूरा जो बच्चा है वो पूरा बच्चा किसका है बताओ ना, पेरेंट का, होल्ली ओन्ड है ना, तो वो कहीं पे भी वेकेशन मना सकता है। उसी प्रकार से याद रखना कि होल्ली ओन्ड कंपनी है ना, वो कहीं पे भी ईजीएम कर सकता है, कहीं पे भी ईजीएम कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट एन ईजीएम ऑफ अ कंपनी अदर देन दी होल्ली ओन सब्सिडरी। होल्ली ओन सब्सिडरी कंपनी के बारे में हम बात करें, ठीक है, और एक ऐसा कंपनी का होल्ली ओन सब्सिडरी जो कि इनकॉर्पोरेट हुआ है इंडिया के बाहर, शैल बी हेल्ड टू प्लेस विद इन इंडिया, शैल बी हेल्ड टू प्लेस विद इन इंडिया, ठीक है, अदर देन दिस, समझे, हाँ जी भैया समझ चुके तो भैया लिख दो कमेंट सेक्शन में कि सर समझ चुके, बवाल लग रहा है सर लेक्चर, बहुत ही बढ़िया, ये मेरे को मोटिवेट करेगा। उसके बाद देखो, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल मीटिंग ऑफ मेंबर्स, सेक्शन 97, ये पूरा सेम टू सेम है, सेम है सेक्शन ये 98 है, वो है सेक्शन 97 एजीएम का, तो पूरा सेम टू सेम है, वो कर लेना है एजीएम वाले से। ट्रिब्यूनल बुला सकता है, हाँ बुला सकता है, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास किया है वही सेम टू सेम। पेनल्टी सेक्शन क्या है, पेनल्टी सेक्शन जो हम लोगों ने दिखा है ना, पेनल्टी सेक्शन हम लोगों ने किया है, कौन सा वाला सर, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास जो है हम लोगों ने केस स्टडी सॉल्व किया था, वहाँ पे पेनल्टी सेक्शन था ना, वहाँ पे हम लोगों ने पेनल्टी लगवाया था ना। डिफ़ॉल्ट अगर कर रहे हो अंडर सेक्शन 96, 97 एंड 98, अगर आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हो, 96 बताओ सर क्या है, 96 से एजीएम, 97 सर बताओ ना, वही डिफ़ॉल्ट हो रहा है ना, एजीएम बुलवाया ट्रिब्यूनल ने, ये देखो 97, 98 ईजीएम एंड ईजीएम का, ठीक है। तो आपके ऊपर लग सकता फाइन, कितना सर बताओ ना, 1 लाख प्लस 5,000 डेली, जब तक कि ना आप मीटिंग कंडक्ट करवा लो, ठीक है। क्या ये क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, ये हो चुका है सर, ये रफ वर्क मैंने दिखवा दिया, ओके। अब एजीएम एंड ईजीएम के बारे में थोड़ा डिफरेंस देखेंगे हम लोग, फटाफट सर। देखो
एजीएम जो है वो कहाँ कंडक्ट कर सकते हैं हम लोग, याद रखना हमेशा, आरओ का मतलब होता है आरओ मिनरल वाटर, ये नहीं, आरओ मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का कोई रजिस्टर्ड ऑफिस रहता है ना, उसी में कर सकते हो एजीएम। या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस बहुत छोटा है सर हमारा कंपनी जो है मुंबई बेस्ड है सर, कंपनी का भैया अगर आपको ऑफिस दिखाए तो आपको लगे सर ये कौन सा कबूतर खाना है, बहुत छोटा है सर। तो आरओ अगर बहुत छोटा है तो सिटी भी में कर लो, सिटी आरओ जहाँ पर है, जिस भी सिटी में है, जिस भी टाउन में है, जिस भी विलेज में है, उस सिटी टाउन विलेज के कोई भी होटल या फिर कहीं पर भी कर लो, है ना, इन विच आरओ इज सिचुएटेड। कोई किसी भी उस सिटी, उस टाउन, उस विलेज के किसी भी जगह पे कर सकते हो आप जहाँ पे आरओ सिचुएटेड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आरओ कलकत्ता में है तो कलकत्ता में किसी भी जगह पे कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आरओ जो है वो मुंबई बेस्ड है तो बॉम्बे की किसी भी जगह पे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं अनलिस्टेड कंपनी की बात करूँ ना, यहाँ पे एक छूट है, अनलिस्टेड कंपनी इंडिया में किसी भी कोने में कर सकता है, अनलिस्टेड कंपनी किसी भी कोने में कर सकता है, अनलिस्टेड कंपनी, समझे, अनलिस्टेड कंपनी इंडिया में किसी भी कोने में कर सकता है, ओके। ईजीएम के बारे में अगर मैं बात करूं तो ईजीएम दो प्रकार का हो सकता है, एक है बोर्ड बुलाया, दूसरा रिक्वेशनिस्ट। बोर्ड अगर बुलाया तो इंडिया के किसी भी कोने में बुला सकता है बोर्ड ईजीएम, ठीक है, ठीक है, इंडिया के किसी भी कोने। और अगर वो होली ओन सब्सिडी वाला कॉन्सेप्ट देखो ना, इफ होली ओन सब्सिडी ऑफ ए कंपनी आउटसाइड इंडिया देन एनी प्लेस इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के किसी भी कोने में ईजीएम बुला सकता है होली ओन सब्सिडरीज। और रिक्वेशनिस्ट जो है उनको तो भैया आरओ सीटीवी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में बुलवाओ या फिर सिटी टाउन विलेज किसी भी जगह में आप बुला सकते हो जहाँ पे आरओ सिचुएटेड है, समझे। हाँ सर, आगे बताओ। कौन से दिन में बुलाए, किसी भी दिन में बुलाओ एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। सर मतलब संडे को बुला सकते हैं, हाँ, नेशनल हॉलीडे थोड़ी ना होता है संडे भाई मेरे, ये पब्लिक हॉलीडे है। नेशनल हॉलीडे मतलब जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, और मेरा बर्थडे 26 जैन, मेरे बर्थडे के दिन, और 15 अगस्त, और बहुत सारे नेशनल हॉलीडेज है भाई मेरे, जैसे कि 2 अक्टूबर। तो इन सारे नेशनल हॉलीडेज के दिन में ना आप नहीं बुला सकते, ठीक है। एक तो मेरा जन्मदिन, एक बापू का जन्मदिन, दूसरा 15 अगस्त, समझ में आ रहा है। वैसे जितने भी सारे नेशनल हॉलीडेज है तब आप नहीं बुला सकते एजीएम। फिर एजीएम हम बुला सकते, कहीं कभी भी बुला सकते हो, 15 अगस्त को भी बुला सकते हो आप, 26 मेरे बर्थडे को भी बुला सकते हो, फिर आप बापू के बर्थडे को भी बुला सकते हो, कभी भी बुला सकते हो आप। क्यों सर, ऐसा क्यों है सर, भेदभाव क्यों है, समझाओ, इसमें लॉजिक है। लॉजिक ये है कि ईजीएम कब, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, अब कोई सीरियस मैटर है, पकड़ लो कंपनी में आग लग गया, अब तुमको कुछ डिसाइड करना है, कुछ डिसीजन लेना है फटाफट, क्या करना है, कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो क्या आप बर्थडे मनाओगे सबसे पहले, आप मेरा बर्थडे मनाओगे, 26 जनवरी मनाओगे, रिपब्लिक डे मनाओगे, या फिर आप 15 अगस्त मनाओगे, आपका कंपनी वहाँ पे जल रहा है, फिर जाके आप मीटिंग करोगे? नहीं, उसी दिन बुलाएंगे मीटिंग। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कभी भी बुला सकते हैं अगर बोर्ड बुला रहा है तो, BOD। और अगर आपका रिक्वेशनिस्ट ने बुलाया तो एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे कभी भी बुलाओ। टाइम क्या होना चाहिए सर, 9 AM to 6 AM, इसको कहा जाता है बिजनेस आवर्स, ठीक है। और ईजीएम बोर्ड बुलाया तो कभी भी, और अगर रिक्वेशनिस्ट ने बुलाया तो 9 AM to 6 बिजनेस आवर्स में। ये कहाँ पे लिखा है, ये आपके इंस्टीट्यूट के मैट पे नहीं मिल सकता, ये SS2 से मैंने उठाया है, जो कि है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 से। समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ। तो यही है बात, पूरा समझ में आ चुका है, एजीएम एंड ईजीएम का पूरा डिफरेंस समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। 2 नोट, क्यूट नोट है, आप लोग अच्छे से देखो। पहला नोट ये है कि एन ईजीएम कॉल्ड बाय रिक्वेशनिस्ट डज नॉट रिक्वायर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। रिक्वेशनिस्ट ने ईजीएम बुलाया तो वहाँ पे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं आपको देना होगा विथ नोटिस। IFSC कंपनी अगर है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर कंपनी, ये कौन से कंपनीज होते हैं? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। इसका मतलब होता है कि वो सारे कंपनीज जो कि वो सारे, देखो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, इंटरनेशनल मतलब जो कि फॉरेन कंपनीज को
फिनेंस प्रोवाइड करता है, पैसा प्रोवाइड करता है, ठीक है, इंडिया में बिजनेस करने के लिए। कोई बाहर देश का कंपनी इंडिया में बिजनेस करना चाहता है, अब उसको लोन चाहिए, कहाँ से मिलेगा लोन? लोन मिलेगा आपको आपके इंडिया के आईएफएससी कंपनी से, जो कि है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर कंपनी। तो बात ऐसा है कि आईएफएससी का जो भी क्लाइंट रहेगा वो तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स ही रहेंगे ना, तो इसलिए आईएफएससी कैन कंडक्ट देयर ईजीएम इवन आउटसाइड इंडिया आफ्टर टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम देयर मेंबर्स। उनका जो मेंबर्स है उनसे अप्रूवल लेने के बाद आउटसाइड इंडिया भी आप ले सकते हो, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो है सेक्शन 101। 101 क्या है? 101 है नोटिस। क्या हो बताओ? 101 है सर नोटिस। इट इज़ नोटिस, ठीक है। ब्यूटीफुल सा कंसेप्ट है, आराम से समझना। नोटिस जो है वो हर मीटिंग से पहले आपको नोटिस देना पड़ता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस का ये है, देखो नोटिस जो है ना वो आपको हर मीटिंग से पहले देना पड़ता है। जनरल मीटिंग, हाँ ऑब्वियसली बाकी मीटिंग से पहले भी देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जनरल मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। नोटिस जो है वो उसका टाइम लिमिट है 21 डेज। मीटिंग के 21 डेज पहले आपको नोटिस भेजना पड़ता है, तब जाके कहा जाएगा कि प्रॉपर नोटिस। नोटिस हम लोग भेज सकते हैं बाय पोस्ट, ठीक है, न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे कि ईमेल वगैरह के माध्यम से भी भेज सकते हैं। ईमेल वगैरह के माध्यम से अगर हम लोग भेज रहे हैं तो 21 डेज। अगर बाय पोस्ट भेज रहे हैं, फॉर एग्जांपल पोस्ट के लिए अलग एक प्रोविज़न दे रखा है, पोस्ट के लिए हम लोग 21+2 डेज करेंगे, क्योंकि 21+2 मतलब क्योंकि 2 दिन तो लगता है पोस्ट को डिस्पैच होने में, ठीक है, इसलिए हम लोग 21+2 डेज लेंगे। मतलब अगर आपके पास नोटिस आया है, ठीक है, आपके पास अगर नोटिस आया है 24th डे पे, समझो 24 डेज पहले, इसको ऐसे समझाता हूँ मैं, सुनो, पकड़ लो 1 जैन को नोटिस हमने डिस्पैच किया, ठीक है, 1 जैन को नोटिस हमने डिस्पैच किया। यहाँ से 21 डेज पहले आपको नोटिस मिल जाना चाहिए, ठीक है, 21 डेज पहले। अब एक शेयर होल्डर कंप्लेन कर रहा है कि सर मैंने तो नोटिस रिसीव किया 23rd को, मैंने नोटिस रिसीव किया 23rd को, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो यहाँ तो प्रॉपर नोटिस नहीं हुआ। तो कंपनी कह सकता है कि 21 डेज अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजा है, तो अगर वाया पोस्ट है तो 21+2 डेज, 21+2 डेज तो होता है नॉर्मली 23 डेज। तो अगर आप 23rd डे को नोटिस रिसीव कर रहे हो तब भी वो प्रॉपर नोटिस है। और अगर ईमेल के माध्यम से भेजा है 21 डेज़ का नोटिस आपको मेंटेन करना है, 21 डेज़ का गैप मेंटेन करना है, नोटिस के बीच में और मीटिंग के बीच में 21 डेज़ का गैप मेंटेन करना है, बस वही बात है, ठीक है। और अगर पोस्ट से भेज रहे हो तो 23 डेज़ का गैप मेंटेन करना है, बस इतना ही बात है। समझे? समझ में आ रहा है? हाँ जी, तो यही है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गैप मेंटेन कर सकते हो 21 डेज़ का, 21 डेज़ का गैप मेंटेन करना है नोटिस एंड मीटिंग के बीच में। एंड आपका 23 डेज़ प्लस 21+2 डेज़ अगर पोस्ट के माध्यम से भेज रहे हो तो। अगर आपको 14 दिन पहले मिला नोटिस तो वो नोटिस वैलिड नहीं है। अगर आपको 20 दिन पहले मिला नोटिस तो नोटिस वैलिड नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर आपको 21 डेज़ पहले मिला नोटिस तो वो इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि वो पोस्ट के माध्यम से भेजा गया था। आपको 23 डेज़ जो है उसको मेंटेन करना था।
समझ में आ रहा है? ये तो 23 डेज़ करना था, 21 प्लस 23 डे प्लस 2 डेज़ होगा 23 डेज़ अगर पोस्ट के माध्यम से भेजा है। तो अगर ईमेल के माध्यम से भेजा है 21 डेज़ का गैप है तो आपका नोटिस वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोस्ट का समझ चुके। तो उन्ना एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, वो लोग डेट दे देंगे कि पकड़ लो मीटिंग है 2 तारीख को 2 अक्टूबर को, बताओ नोटिस पोस्ट से भेजना है तो कब भेजेंगे। तो आप 21 से 2 अक्टूबर से पिछले 21 डेज़ कैलकुलेट करोगे प्लस 2 डेज़ कर लोगे कैलकुलेट। तो जो डेट निकलेगा ना, वो डेट जो है आपका एग्जॉस्टिंग डेट रहेगा। यही डेट पे आपको भेजना होगा, ये लास्ट डेट रहेगा भेजने के लिए मीटिंग का। अगर आपका 2 अक्टूबर में मीटिंग है तो कब भेजना है नोटिस, ये पूछेंगे आपको। तो अगर ईमेल के माध्यम से भेज रहे तो 21 डेज़ पहले भेजेंगे, कैलकुलेट करके बता दोगे डेट 21 डेज़ का कितना होता है डेट। अगर पोस्ट के माध्यम से जा रहा है तो प्लस 2 डेज़ कर लोगे, कैलकुलेट हो जाएगा। सिंपल चीज़ है। वाह सर, इतना इजी बना दिया आपने सर। हाँ भाई मेरे। फिर देखो यहाँ पे हम लोग करेंगे आराम से। फॉर ए मीटिंग टू बी प्रॉपरली कन्वीन्ड, प्रॉपर नोटिस मस्ट बी गिवन टू प्रॉपर पर्सन। सही इंसान को सही नोटिस मिलना चाहिए। सर किसको नोटिस मिलना चाहिए वो हम लोग देखेंगे आगे, टेंशन मत लो। AGM of a company may be called by giving not less than 21 days clear notice, either in writing or in electronic mode. In case of notice given by post, then 21 plus 2 clear days maintain करना होगा गैप, ठीक है। प्रोविजन फॉर शॉर्टर नोटिस, क्या हम लोग शॉर्टर नोटिस भेज सकते हैं सर? मतलब नॉर्मली तो 21 डेज भेजना चाहिए, गैप होना चाहिए। क्या हम लोग 14 दिन का गैप में भेज सकते हैं शॉर्टर नोटिस, शॉर्टर गैप वाला नोटिस? हाँ भेज सकते हो, लेकिन अगर आपको शॉर्टर नोटिस भेजना है तो इसके लिए भी आपको मेंबर्स का परमिशन लेना होगा। ये नोटिस भेजने के लिए आपको अलग से मेंबर का मीटिंग करवाना होगा और बोलना होगा कि भाई सुनना, हम लोग ना शॉर्टर नोटिस में बुलाएंगे AGM या फिर EGM। क्या हो सकता है? हाँ हो सकता है, अगर मेंबर्स से परमिशन आपने ले लिया तो, ठीक है। तो एक प्रॉपर एक AGM बुलाने के लिए आपको शॉर्टर नोटिस में 21 डेज़ का क्लियर डेज नोटिस चाहिए होता है, लेकिन आपको एनुअल जनरल मीटिंग 14 दिन के अंदर करना है तो आप क्या बुला सकते हो? हाँ, लेकिन ये 14 दिन के अंदर करना है, उसके लिए अलग से एक मीटिंग करो, बुलाओ और मेंबर से पूछो कि हम लोग 14 दिन के अंदर करवा लें मीटिंग। मेंबर ने अगर वोटिंग कर दिया तो हाँ ठीक है, अगर नहीं तो नहीं। तो इस प्रकार से EGM का भी सेम है, ठीक है। लेकिन AGM एंड EGM का वोटिंग सिस्टम थोड़ा अलग है। AGM में क्या होता है, इन केस ऑफ AGM आपको कंसेंट चाहिए होता 95% के टोटल मेंबर्स का। टोटल मेंबर्स मतलब समझ में आ रहा है? टोटल मेंबर्स बोले हमने, टोटल मेंबर्स मतलब कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं आपके कंपनी में, जो कि मेंबर्स है टोटल, इनका पूरा 95% यस चाहिए होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। उनका जो भी शेयर होल्डिंग हो फ़र्क नहीं पड़ता, कोई 1 शेयर होल्ड कर रहा है, कोई 2 शेयर होल्ड कर रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता। 95% वोटिंग चाहिए होगा सबका, ठीक है। 95% इन टोटल वोटिंग चाहिए होगा पूरे जितने भी मेंबर्स हैं उनका। लेकिन EGM के लिए ये नहीं है। EGM के लिए हम लोग शेयर कैपिटल देखते हैं। हम लोग EGM के लिए क्या करते हैं, जिस कंपनी में शेयर कैपिटल है उसमें क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं जिन बंदों के पास 95% का शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल, उनने अगर यस कह दिया तो EGM शॉर्टर नोटिस में बुला लेंगे हम लोग। जिनके पास फिर से बताओ, जिनके पास 95% पेड अप शेयर कैपिटल हो, मतलब पावरफुल इंसान, 95% शेयर कैपिटल इन बंदों के पास 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 बंदे के पास है 95% पेड अप शेयर कैपिटल, तो ये शॉर्टर नोटिस में बुला सकते हैं EGM, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनने अगर यस बोल दिया तो AGM में 95% टोटल मेंबर चाहिए होता है, और यहाँ पे EGM में 95% उन मेंबर्स का जिसके पास 95% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल हो, जिसके पास 95% कंपनी का शेयर्स रखा हो, वो बंदा बुला सकता है EGM शॉर्टर नोटिस पे। उसी प्रकार से
कंपनीज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, जो गारंटी कंपनी होता है वहाँ पे 95% वोटिंग पावर, बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं। जिन मेंबर्स के पास 95% वोटिंग पावर है उनने अगर येस बोल दिया तो आप शॉर्टर नोटिस में मीटिंग बुला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। क्या ये समझ में आ रहा है? नोटिस क्लियर हो चुका है? नोटिस यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, नोटिस का और भी है प्रोविज़न, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो चुका है? यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? बहुत ही बवाल। तो आज के वीडियो में इतना रखें हम लोग। वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास का अनाउंसमेंट जो है हम टेलीग्राम चैनल पे बता देंगे आपको, ठीक है? टेक केयर।